हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द बालाजी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये वर्ब का सेकंड पार्ट है। इसके पहले का पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो जो टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके पहले के टॉपिक में मैंने क्या क्या बातें बताई हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले के पार्ट में मैंने बताया है कि व्हाट इज़ वर्ब, वर्ब क्या है। वर्ब के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है कि व्हाट इज़ वर्ब, व्हाट इज़ वर्ब, वर्ब क्या है। इसके अलावा मैंने बताया था काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब मैंने बताए थे कि दो तरीके के वर्ब थे, एक तो था फाइनाइट वर्ब और दूसरा था नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इतनी बातें मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा मैंने बताया था कि फाइनाइट वर्ब की कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब। तो ये सारी बातें मैंने आपको उस वीडियो में बताई है। आप जा करके पूरी वीडियो को देख करके उसको समझ सकते हैं। इसके बाद ये जो वीडियो है ये और अच्छे से समझ में आएगी। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी। और मैं रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पुराने साल के जो एग्ज़ाम के पेपर्स होते हैं उसकी मैं प्रैक्टिस कराता रहता हूं। तो इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पहले वीडियो को देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि व्हाट इज़ वर्ब, यानी वर्ब क्या होता है। काइंड्स ऑफ वर्ब मैंने बताया, यानी फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को मैंने ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, इस तरीके से इसको मैंने डिवाइड किया हुआ था। इस वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा कि ऑक्सिलरीज वर्ब क्या होती है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की, तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो इसका होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी। दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मोडाल ऑक्सिलरी। क्या बोलते हैं? मोडाल ऑक्सिलरी। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और मोडाल ऑक्सिलरी में हम ऑक्सिलरी वर्ब को डिवाइड करते हैं। अब ये समझते हैं कि व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब। पहले तो हम यही समझ ले कि ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है। तो ऑक्सिलरी वर्ब की अगर जहां तक बात करें तो इसको हम टेंस के साथ यूज करते हैं और इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, यानी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं और जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे अपने मेन टॉपिक की। तो मेन टॉपिक यहाँ था कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी और मोडाल ऑक्सिलरी, इन दो वर्ब का हम यहाँ पर मेनली यूज देखेंगे, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी और मोडाल ऑक्सिलरी होती है। अब बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी की, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मोडाल ऑक्सिलरी क्या होता है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी और मोडाल ऑक्सिलरी में जो डिफरेंस है इस वीडियो में हम उसको देखेंगे। बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी की। तो अब यहां पर देखेंगे कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, यह है प्राइमरी ऑक्सिलरी। और प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम बोलते हैं बी, डू और हैव बोलते हैं। यहां पर हैज लिखा है, उसको बोलते हैं हैव। तो यहां पर हम बात करते हैं कि व्हाट इज बी, व्हाट इज डू एंड व्हाट इज हैव। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो बी को हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको भी हम देखेंगे। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो दिया हुआ है बी, बी का मतलब क्या हो गया? बी का मतलब हो गया इज, एम,
आर और वॉज वर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि बी को हम बोलते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद की बात हम अगर बात करते हैं तो यह है कि व्हाट इज डू। तो अगर बी हो गया आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, तो डू क्या हो गया? तो डू की बात कर लेते हैं। तो डू हो गया डू, डज और डिड। डू, डज और डिड, इसे हम बोलते हैं डू। अब बात करते हैं जो यहां पर हैज की जगह हैव हो जाएगा। यहां पर जो हैव है हैज भी कर सकते थे। तो हैव की जगह क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा हैज। एक सेकंड, थोड़ी यहां पर स्पेस ले लेते हैं। इसकी जगह हम क्या करेंगे? करेंगे हैज, हैव और हैड। हैज, हैव और हैड। हैज, हैव, हैड। तो आपने यहां समझा कि बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर। डू का मतलब डू, डज, डिड। और हैज या हैव का मतलब हैज, हैव और हैड। तो इस तरीके से प्राइमरी ऑक्सिलरीज को हम डिनोट करते हैं, बी, डू, हैज। और अलग अलग कैटेगरी बी, डू, हैज की मैंने आपको यहां पर बता दी। तो सबसे पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलरी को पूरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसका यूज यहां पर हम करते हैं। बात करते हैं इसके यूज की, तो अभी यहां पर देख लेते हैं। आप यहां पर देखेंगे कि इज, यानी मैंने आपको बताया बी का मतलब इज, एम, आर। तो आप जनरली सारे सेंटेंसेस को जानते ही हैं कि यहां पर हम क्या लिखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं इज, एम, आर, उसके बाद वॉज और वर को। तो यहां पर हम देखेंगे, जैसे इस इज के लिए अगर हम देखते हैं तो इसको हम देखने के बाद हम क्या समझते हैं कि जैसे हम लिख सकते हैं ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। आई एम सिंगिंग, आई एम सिंगिंग। इसके अलावा वी आर डूइंग आवर होमवर्क, HW। तो इस तरीके से आपने देखा कि इज, एम, आर जो सिंपल यूज है इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं? इसके अलावा हम देख सकते हैं, यहां पर हम देखेंगे इसके अलावा जैसे वॉज का यूज करना है तो वॉज का ही वॉज रीडिंग अ बुक। हम यहां क्या लिख सकते हैं? हम यहां लिख सकते हैं ही वॉज रीडिंग अ बुक। ही वॉज रीडिंग अ बुक। ही वॉज रीडिंग अ बुक। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? दे वर, क्या हो जाएगा? दे वर गोइंग टू फेयर, गोइंग टू फेयर। फेयर मीन्स मेला। तो इस तरीके से आप यहां पर आपने इज, एम, आर, वॉज, वर को देख लिया। इसके अलावा जो बचे हुए हैं, जैसे इसको हम देख लेते हैं कि मैंने आपको यहां पर बताया बी का यूज। किसका भी यूज मैंने बताया आपको? यूज ऑफ बी, बी का यूज बताया। क्योंकि बी में मैंने आपको बताया इज, एम, आर, वॉज, वर। इसको हम बोलते हैं, इसके टोटल को हम बोलते हैं बी। अब यहां पर बात करते हैं डू की, तो हम इसे भी देख लेते हैं क्योंकि डू का मतलब क्या हो गया? डू, डज और डिड। तो आगे हम इसे भी देख लेते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया डू में क्या होता है? एक मिनट, यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि मैंने बताया डू को बोलते हैं डू, डिड और डज, ये बोलते हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि डू, डज और डिड क्या चीजें हैं।
तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं, जैसे अगर हम डू का यूज़ करें तो डू के लिए क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लाइक एग, आई डू नॉट लाइक एग, आई डू नॉट लाइक एग। तो यहाँ पर डू का हमने यूज़ कर लिया है। अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि डू, डिड या डज किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो के बाद मैं पूरी टेंस की पूरी सीरीज़ लेकर के आऊँगा, पूरे टेंसेस में बताऊँगा, जिसमें आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से हम डू, डज, डिड का यूज़ कर रहे हैं, हैज़, हैव या हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो जब मैं पूरा आपको टेंस बताऊँगा तो उस समय आप सारी चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे, अगर आपको टेंस नहीं आते हैं। तो इस तरीके की क्लास आते रहेंगे, तो अभी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ही लीजिए। आगे बात करते हैं डज की। तो डज को मैंने बताया कि ही डज नॉट बीट हिम, ही डज नॉट बीट हिम। तो मैंने यहां पर डज और डू का यूज दिखा दिया आपको। अगर बात करते हैं डिड की, तो डिड क्या होता है, पास्ट में यूज करता है, और हम यहां कह सकते हैं कि डिड यू वांट एप्पल, डिड यू वांट एप्पल। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर डू, डज और डिड को भी देख लिया है। इसके अलावा हम देख सकते हैं हैव को, यानी हैव के क्या यूज थे ये आपको मैंने बताया। हैव को हम बोलते हैं, हैव को हम बोलते हैं हैव, हैज और हैड। तो इस तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि आई हैव टू ब्रदर, you had a big car, या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि he has good stationaries, गुड बुक्स भी बोल सकते हैं, स्टेशनरी कुछ भी बोलते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। और हैज़, हैव, हैड को हम और भी बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर तुमने पजेसिव दिखाया हुआ है, पजेसिव के बिहेव पर दिखा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम इसको यूज़ करें तो हम हैज़, हैव, हैड का टेंस के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हैज़, हैव, हैड यूज़ भी समझ में आ गया होगा। बात करते आगे हम मोडाल की। तो मोडाल क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। तो ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको बताया कि होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी और मोडाल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी मैंने आपको बताया बी, जिसका मतलब इज, एम, आर, डू मतलब डू, डज, डिड, और हैज या हैव, हैज, हैड। तो ये मतलब यहाँ पर इन तीनों प्राइमरी ऑक्सिलरीज का होता है। बात करते हैं मोडाल ऑक्सिलरीज की, तो उसको भी हम देख लेते हैं। बात करते हैं यहाँ पर मोडाल ऑक्सिलरीज की। तो जो मोडाल ऑक्सिलरीज हैं, मोडाल ऑक्सिलरीज हैं, मोडाल ऑक्सिलरीज का मतलब कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, शुड, और टू, नीड, यूज्ड टू, एटसेट्रा। इसी तरीके से और भी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं या मोडाल्स होती हैं। तो इन सबको जो भी मोडाल्स होती हैं इन्हें हम बोलते हैं मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ऑक्सिलरी को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी और मोडाल ऑक्सिलरीज में हम डिवाइड करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज बी, डू और हैव होती है, जबकि मोडाल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, ये मोडाल्स होते हैं जो कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, शुड, ऑट टू, नीड और यूज्ड टू। इस तरीके से इन वर्ड्स को हम बोलते हैं मोडाल्स या मोडाल्स ऑक्सिलरीज। तो इस तरीके से आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम एक एक करके इस कैन का, कुड का, मे का या माइट का, इन सभी मोडाल्स का भी यूज देख लेते हैं। चलिए हम देखते हैं एक एक करके इनके सभी यूज। बात करते हैं सबसे पहले यूज ऑफ, सबसे पहले बात करते हैं यूज ऑफ कैन की, यूज ऑफ कैन की। तो अगर हम बात करते हैं कैन की, तो कैन के लिए हम कुछ चीज़ों को याद रखते हैं। जैसे कैन के लिए हम क्या बातें याद रखते हैं, कैन के लिए हम बातें रखते हैं पावर, कैन का यूज पावर के लिए, एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए,
परमिशन या आज्ञा देने के लिए, टू मेक रिक्वेस्ट, टू मेक रिक्वेस्ट यानी रिक्वेस्ट करने के लिए, या किसी असंभव बात के कथन हेतु भी हम कैन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो कैन है, कैन का यूज हम जहां पर पावर दिखाना हो या अपनी एबिलिटी दिखानी हो या परमिशन की फीलिंग हो या किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, इस रिक्वेस्ट करने के लिए भी और किसी असंभव बात के कथन के लिए भी हम कैन का यूज यहाँ पर करते हैं। तो हम एक एक करके इनके सभी यूजेस को देख लेते हैं किस तरीके से हम कैन का यूज करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं तो मैं लिखूंगा कि आई कैन टीच इंग्लिश। आई कैन टीच इंग्लिश। तो यहां पर ये जो कैन है, ये कैन क्या दिखा रहा है कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। तो जो कैन है ये हमें दिखा रहा है हमारी एबिलिटी। क्या दिखा रहा है? इस कैन से एबिलिटी की जानकारी हो रही है, एबिलिटी की जानकारी हो रही है। तो इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे तो एबिलिटी हो गई, या इसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो जैसे हम कह सकते हैं कि वी कैन क्लाइंब अप दिस ट्री, वी कैन क्लाइंब अप दिस टावर बोल दे या दिस ट्री बोल दें, दिस टावर। तो क्या हो जाएगा? यहां पर ये जो कैन है ये आपकी पावर को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? पावर को दिखा रहा है, क्योंकि किसी जो टावर पे चढ़ना या अपनी ताकत का प्रदर्शन करना ये पावर को दिखाता है, जबकि आपकी एबिलिटी होती है यानी आपके अंदर कोई गुण हो, कुछ कर सकते हो आप। जैसे आप क्रिकेट अच्छा खेल लेते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो ये आपकी जो है वो एबिलिटी को दिखाएगा। लेकिन आई कैन क्लाइंब अप द टावर यानी मैं टावर पर चढ़ सकता हूं, तो ये आपकी पावर को दिखाता है। इस तरीके से मैंने आपको कैन के दो यूज एबिलिटी और पावर वाले बता दिए हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहां पर, तो इसके अलावा एक हम कह सकते हैं कि यू कैन गो नाउ। जैसे यू कैन गो नाउ, तो ये क्या हो गया? ये दिखा रहा है आपको कि आप परमिशन दे रहे किसी को। क्या दे रहे? परमिशन। परमिशन की यहां पर बात हो गई है। इसके अलावा ये आपके जो तीन मैंने आप बताए, ये हो गए पावर, एबिलिटी और परमिशन। तो ये कैन का यूज इस तरीके से हम कर सकते हैं। बात करते हैं अगर कुड की, तो कुड क्या होता है? बात अगर करते हैं कुड की, तो कुड क्या होता है कि इसका यूज हम कैन के पास्ट के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? कैन के पास्ट के रूप में करते हैं। जैसे यहां पर क्या करते हैं, यहां पर भी हम पावर को दिखाएंगे, लेकिन पास्ट में एबिलिटी को भी दिखाएंगे, एबिलिटी को भी दिखाएंगे, हम परमिशन को भी दिखाएंगे, हम परमिशन को भी दिखाएंगे, परमिशन को दिखाएंगे। या हम कुड का यूज जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में, यानी जो प्रेजेंट में कुड का यूज प्रेजेंट में यानी वर्तमान काल में हम पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में दिखाते हैं। किस रूप में दिखाते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में दिखाते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ बातें हैं, पावर, एबिलिटी, परमिशन या पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि कुड के अपने कुछ यूज है। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जिससे ये सारी चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कैन का जो यूज बताया था कि आई कैन टीच यू इंग्लिश, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आई कुड टीच यू इंग्लिश, आई कुड टीच यू इंग्लिश। तो यहां पर ये जो कुड है,
तो इसका मतलब अगर हिंदी में बोले तो मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकता था, ये पास्ट में हो गया। तो यहाँ पर भी क्या है, ये एबिलिटी ही है। क्या है ये भी एबिलिटी है। इस तरीके से हमने यहाँ पर कुड का यूज़ एबिलिटी के रूप में देखा। अब हम अगर बात करते हैं कि द ओल्ड मैन ट्राइड टू हेल्प यू, अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, द ओल्ड मैन tried to help you, but could not, तो यहां पर क्या हो गया, दिखा रहे कि जो ओल्ड मैन ट्राइड टू हेल्प यू बट कुड नॉट। तो ये क्या हो गया कि जो ओल्ड मैन की यहाँ पर इसने क्या किया, आपकी ट्राई करने की, यानी अगर हम यहाँ कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको तो आसानी से सारी चीज़ें और दिखाई पड़ेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये है ओल्ड मैन ने ट्राई किया किस लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, बट कुड नॉट। तो यहाँ पर ट्राई कर रहा है हेल्प करने के लिए, यानी अपनी पावर का इस्तेमाल करके ओल्ड मैन हेल्प करने की कोशिश कर रहा है था, तो कर नहीं सका। तो ये भी क्या चीज़ है, ये भी आपका पास्ट में ही है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर एबिलिटी देखी और यहाँ पर आपने देखी उसकी पावर, यानी कुड का हमने यूज एबिलिटी के रूप में और पावर के रूप में देख लिया है। इसके अलावा हम देखेंगे कुड का यूज परमिशन के रूप में, वो भी कैसी परमिशन, पोलाइट परमिशन। तो कुछ एग्जाम्पल हम इसके यहां ये भी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में यहां पर देखते हैं तो पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में कुड यू लेंड, यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि जैसे कुड का मैंने बताया, तो पोलाइट रिक्वेस्ट आपको मैंने बताया था। तो पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर हम कुड का यूज करते हैं तो पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट, तो कुड यू लेंड मी योर पेन या कुछ भी, योर पेन या पेंसिल या कुछ भी, या बुक्स, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या तुम मुझे अपनी लेंड का मतलब कोई पेन वगैरह दे सकते हो, उधार दे सकते हो, या कुड यू लेंड मी सम मनी। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर इसका यूज हम कुड का यूज कर रहे हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में, क्या तुम मुझे अपना जो पेन है वो दे सकते हो। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ हम क्या देखेंगे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे वी कुड नॉट सी द मूवी, हम यहां पर इसको भी लिख सकते हैं कि वी कुड नॉट सी द मूवी। तो इस तरीके से यहां पर वी कुड नॉट सी द मूवी, हम सिनेमा नहीं देख सकते थे। तो इस तरीके से इसको भी हमने यहां आपको इस एग्जांपल को भी बता दिया है। इसके अलावा आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स को अगर हम देखते रहेंगे तो आगे कुछ और एग्जांपल है, उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। जैसे यहां पर हम यूज ऑफ मे का देखें, यूज ऑफ मे, तो यहां पर मैं सीधे सीधे एग्जांपल आपको बताता रहूंगा, उससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि यूज ऑफ मे, किसका यूज ऑफ मे, तो मे के लिए क्या हो सकता है, मे के लिए कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे पॉसिबिलिटी है, या संभावना बोलते हैं जिसको, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी के अलावा हम कुछ देख सकते हैं जैसे अनुमति देना किसी को, यानी आज्ञा देना, या ऑर्डर
नम्रतापूर्वक किसी से ऑर्डर लेना या मांगना। जैसे हम कह सकते हैं कि हम बोलते हैं कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो क्या ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अनुमति मांग रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं पोलाइटली, पोलाइटली। इसके अलावा अगर हम और कुछ देखेंगे तो और हम देख सकते हैं कि हम पर्पस क्या है, पर्पस को हम देख सकते हैं कि मे का हम यूज पर्पस के रूप में कर, PURPOSE, पर्पस के रूप में देख सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, तब आपको ये सारी चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। तो यहाँ पर हम एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। जैसे इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। तो मे का मतलब क्या होगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी आ रही है कि आज बारिश हो सकती है। क्या ये दिखा रहा है, ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ये पॉसिबिलिटी। तो इस तरीके से इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो बारिश होने की संभावना है, यानी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखा रहा है। इसके अलावा हम अगर देखते हैं तो कुछ एग्जांपल्स को हम और देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया कि दे मे गो नाउ, दे मे गो नाउ। तो यहां पर मे का यूज क्या है, यहां पर क्या है, ये अनुमति है, नम्रता पूर्वक वे अब जा सकते। तो मे को हम मेनली पोलाइट के रूप में देखेंगे। जहां कहीं भी रिक्वेस्ट हो रही है वो पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है या पोलाइट ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से पोलाइट का संबंध मे से सीधे सीधे है। तो एक पहला मैंने यूज बताया आपको पॉसिबिलिटी का, दूसरा मैंने यूज बताया पोलाइट अनुमति देने का, और पोलाइट अनुमति लेने का भी होता है इसका। पर्पस, इसका पर्पस क्या है, मे को यूज अगर हम पर्पस में रूप में करते हैं तो पर्पस के रूप में हम कैसे कर सकते हैं, वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी मे लिव, कि हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, इसका एक जीवित रहने के लिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये पर्पस के रूप में यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। आई होप आपको कैन, कुड, मे के यूज सारे समझ में आए होंगे। आगे अगर हम देखते हैं तो आगे हमारा यूज है माइट का। माइट को मैंने, जैसे कैन को मैंने बताया था कि कैन का पास्ट कुड है, इसी तरीके से मे का जो पास्ट है वो आपका है माइट। मे का पास्ट क्या है, माइट है। मे का पास्ट आपका यहाँ पर माइट है। और यहाँ पर भी माइट में भी हम क्या देखेंगे, यहाँ पर भी हम देखेंगे पावर, सॉरी यहाँ पर वो तो कुड में होता है पॉसिबिलिटी। जैसे माइट का मे का था वही सारी चीज़ें यहाँ पर पास्ट में हो जाएंगी। तो पॉसिबिलिटी के अलावा हम देखेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। मे में क्या था, पोलाइट रिक्वेस्ट होती थी। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा कि पर्पस, पहली चीज तो हम देख लेते पॉसिबिलिटी, पर्पस। इसके अलावा हम देखेंगे कि विश भी होती है। अब इसको भी हम देखेंगे एक एक एग्जांपल इसके साथ में। और सजेशन भी देखते हैं। यहाँ पर एक नई जो चीज है वो है आपका सजेशन। अब सजेशन क्या होता है, सजेशन का मतलब होता है आप किसी को सुझाव दे रहे हैं। सलाह देना अलग होता है, सुझाव देना अलग होता है। आप सुझाव दे रहे हैं कि चलो हम खेलने चलते हैं, चलो हम मार्केट चलते हैं, चलो हम मूवी चलते हैं। तो जो सजेशन होता है वो डिपेंड करता है कि जिसको आप सजेशन दे रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो आपकी बात को माने या ना माने। कि वो आपके साथ, मान लीजिए आप उससे करेंगे चलो हम मूवी देखने चलते हैं, तो वो आपके साथ मूवी देखने जाए या ना जाए ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से माइट में मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर्पस हैं, विश है, सजेशन है। ये कुछ बातें हैं जो माइट के लिए आपको याद रखनी होगी। इसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले इसे हम इरेज कर देते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। हाँ, अब चलिए अब कुछ एग्जांपल्स भी इसके हम देख लेते हैं। जैसे पॉसिबिलिटी के लिए तो योर एल्डेस्ट सन माइट बिकम एन इंजीनियर।
योर eldest son might become an engineer. योर एल्डेस्ट सन माइट बिकम एन इंजीनियर। तो यहाँ पर माइट क्या है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि तुम्हारा बड़ा लड़का इंजीनियर बन सकता था या इंजीनियर हो सकता था। तो यहाँ पर ये माइट का यूज हम पास्ट के रूप में देख रहे हैं, वो भी पॉसिबिलिटी के रूप में। किसके रूप में? पॉसिबिलिटी के रूप में। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पर्पस। ही टुक मेडिसिन। पर्पस हम देखेंगे यहाँ पर किसके बारे में देखेंगे? हम देखेंगे पर्पस के बारे में कि माइट का जैसे मेग हम पर्पस के रूप में देखते थे, यहाँ पर पास्ट में हम माइट को पर्पस के रूप में देखते हैं। तो पर्पस के रूप में हम देखेंगे कि ही टुक मेडिसिन, ही टुक मेडिसिन so that he might get well. He might get well, यानी उसने दवा खाई ताकि वो अच्छा हो जाए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर माइट का यूज पर्पस के रूप में देखा कि दवा खाने से वो अच्छा हो जाए, उसका ये पर्पस था। तो हमने माइट को इस तरीके से देखा। इसके अलावा भी अगर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था विश भी यहाँ पर देते हैं। विश का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा। और इच्छा के लिए क्या है कि आई होप दैट, फिर से लिख लेते, सही से नहीं लिखा है। आई होप दैट he might succeed. He might succeed. यानी मैं आशा करता हूं कि वह सफल हो जाए। तो यहां पर विश की बात हो रही, इच्छा की बात हो रही है कि he might succeed. I hope he might succeed. तो यहां पर क्या है? इच्छा है या विश है। तो इस तरीके से आपने माइट का यूज भी यहाँ पर समझ लिया होगा। हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं अन्य कुछ मॉडल्स के। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे शुड का भी हम यूज देख लेते हैं। तो शुड क्या होता है? शैल का। शुड क्या होता है? शैल का जो शुड होता है ये पास्ट यूज होता है। तो हम शैल का यूज तो आपको बताएंगे टेंस में, और शैल के साथ हम विल का यूज भी, विल और शैल का यूज हम टेंस में बताएंगे। तो जो शैल का पास्ट होता है शुड, हम पास्ट के रूप में शैल का यूज हम पास्ट के रूप में करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शुड का यूज हम करते कहाँ पर हैं। शुड का यूज हम करते कहाँ पर हैं? तो शुड का हम यूज करते हैं कि पास्ट टेंस के रूप में, या एडवाइस। इसमें जो आपका शुड है ये एडवाइस के रूप में और सजेशन के रूप में, दोनों के रूप में यूज होता है। एडवाइस मैंने आपको बताया कि एडवाइस अलग होता है और सजेशन अलग होता है। इसके अलावा हम इसको देख सकते हैं कि ड्यूटी के रूप में, ड्यूटी यानी कर्तव्य के रूप में हम देख सकते हैं इसको हम गेस के रूप में यानी अनुमान के रूप में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या गेस हो सकता है। इफ के अर्थ में भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपका लेस्ट होता है, LEST, लेस्ट के बाद हम हमेशा शुड का यूज करते हैं। इस बात को आपको याद रखना होगा। तो इतनी बातें मैंने बताई कि शुड का यूज हम एडवाइस और सजेशन के रूप में, ड्यूटी के रूप में, गेस के रूप में, इफ के रूप में, और लेस्ट के बाद शुड लगाते हैं। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। हम एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको बताया शुड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो हम एडवाइस के रूप में, तो वी शुड बाथ डेली, ये एडवाइस हो गई। वी शुड बाथ डेली, हमें डेली नहाना चाहिए, इतनी गर्मी में तो डेली नहाना ही चाहिए।
तो ये क्या हो गई, एडवाइज हो गई शुड के रूप में। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ही शुड नॉट गो विद वैगाबॉन्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैगाबॉन्ड्स। अब वैगाबॉन्ड्स क्या होता है, वैगाबॉन्ड्स हम क्या बोलते हैं, वैगाबॉन्ड्स बोलते हैं जो बदमाश होते हैं, तो वैगाबॉन्ड्स बदमाशों के साथ उसे नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक सजेशन है। क्या है ये एक सजेशन है, और ये माने या ना माने, सजेशन को माने या माने, जिससे कहा जा रहा है वो उसको एडवाइस तो लोग मानते हैं, लेकिन सजेशन को जो है लोग मानने या ना मानने उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा भी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स जैसे ड्यूटी के रूप में अगर हम देखें तो वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, वी शुड ओबे आर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए। तो ये क्या होगा, एक ड्यूटी के रूप में आप देख रहे हैं। वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये भी क्या है, ड्यूटी के रूप में है या कर्तव्य के रूप में है। अगर अनुमान की बात करते हैं या गेस के रूप में अगर देखते तो शी शुड रीच हियर सून, शी शुड, यहां पर शी शुड रीच हियर सून, यानी उसे यहाँ पर जल्दी पहुँचना चाहिए। तो इस तरीके से एक अनुमान लगाया, शुड का हम यूज़ करके अनुमान भी लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने शुड का भी यूज़ देख लिए हैं। मैंने आपको बताया था कि लेस्ट के बाद शुड लगाते, तो ये एक इंपॉर्टेंट, आप इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मतलब कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अनुत्तीर्ण हो जाओ या फेल हो जाओ। तो यहां पर मैंने क्या बताया आपको, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो यहां पर लेस्ट के बाद मैंने क्या बताया आपको, शुड का यूज हमने किया है। यहां पर हम कुछ यूज देख लेते हैं, जैसे मस्ट को अगर हम देख लें, मस्ट के कुछ अपने यूज हैं। तो मस्ट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो मैंने आपको बता, जो मस्ट है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो इसका हम यूज करते हैं ड्यूटी में। कहाँ करते हैं, ड्यूटी में या ऑब्लिगेशन में, ऑब्लिगेशन में, ड्यूटी में या ऑब्लिगेशन में, ड्यूटी में करते हैं या ऑब्लिगेशन में करते हैं। तो अब ड्यूटी क्या है, तो ड्यूटी यानी कर्तव्य है, और ऑब्लिगेशन क्या है, ये भी क्या है, ये एक अनिवार्यता के रूप में, ऑब्लिगेशन बाध्यता है या कर्तव्य के रूप में भी इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। कहीं कहीं इसका यूज जो है ऑब्लिगेशन के रूप में होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसका फिक्स्ड डिटर्मिनेशन के रूप में, यानी दृढ़ निश्चय, ये बात आपको याद रखनी होगी, दृढ़ निश्चय के रूप में, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के रूप में इसका यूज करते हैं। तो इन सभी के एग्जांपल्स को देख लेंगे तो आपको सारी बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि वी मस्ट रीच स्कूल ऑन टाइम, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, वी मस्ट रीच स्कूल ऑन टाइम। तो इस तरीके से वी मस्ट रीच स्कूल ऑन टाइम, तो ये स्कूल टाइम से पहुंचना क्या है, स्कूल टाइम से पहुंचना हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य भी है। इसके अलावा यानी यहां पर क्या देख सकते हैं कि क्या है, ये वी मस्ट रीच स्कूल ऑन टाइम, ये हमारी बाध्यता, हमारा ये कर्तव्य है। हम कुछ और देख लेते हैं कि जैसे ऑब्लिगेशन के रूप में भी अगर कुछ चीज़ों को यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं, पहले तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर हम एक और दे दें तो वी मस्ट ओबे लॉज ऑफ नेचर, वी मस्ट ओबे द
लॉज ऑफ नेचर, यानी जो नेचर है हमें उसके लॉज को भी फॉलो करना चाहिए या मानना चाहिए। तो ये भी क्या है, हमारी ड्यूटी हो गई। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दृढ़ निश्चय के रूप में हम इसका यूज करते हैं। तो दृढ़ निश्चय के रूप में भी इसका यूज, यानी यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट डू दिस वर्क, यानी तुम्हें यह काम अवश्य करना होगा या करना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, ये फिक्स्ड डिटर्मिनेशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है यहां पर, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। फिक्स्ड डिटर्मिनेशन यानी हिंदी में बोलते हैं इसे दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर फिक्स्ड डिटर्मिनेशन या दृढ़ निश्चय की बात हो गई है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर हम जो मे है, मे का यूज हम नेसेसिटी के रूप में, यानी आवश्यकता के रूप में, नेसेसिटी के रूप में, यहाँ गलत लिख दिया, किसके रूप में, नेसेसिटी के रूप में, नेसेसिटी के रूप में। तो नेसेसिटी के रूप में इसको कैसे यूज करते हैं, वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह सनराइज से पहले, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज, हमें सनराइज के पहले उठ जाना चाहिए। तो आपने देखा ये यहाँ पर क्या हो गया, ये नेसेसिटी हो गया। या प्रोबेबिलिटी की बात अगर करें, संभावना की बात करें, तो संभावना की बात भी यहाँ पर हम कर सकते हैं कि he must be mad to do this, इस काम को करने के लिए उसे क्या होना चाहिए, पागल हो जाना चाहिए, या उसको बहुत ज़्यादा जुनूनी होना चाहिए। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज होती है कि उस कोई भी काम अगर करना है ऐसा काम, तो उसके लिए आपको मैड होना पड़ेगा। तो यहाँ बात आपने देख ली यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की भी, प्रोबेबिलिटी। तो आई होप आपको ये दोनों बातें समझने आई होंगी। इसके बाद हम देख लेते हैं यूज ऑफ नीड और यूज्ड टू को भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूज्ड टू को देख लेते हैं। यूज्ड टू का कोई बहुत ज़्यादा वैसा उपयोग तो है, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में। तो एग्जांपल्स अगर हम देख लें तो जैसे शी शुड टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग, डेली इन द मॉर्निंग, उसे डेली सुबह मॉर्निंग में वॉक करना चाहिए। तो यहां पर शुड को मैंने यूज कर दिया, जबकि यहां पर क्या लगा सकते हैं हम, यहां पर इसको हम लगा सकते हैं यूज्ड टू, शुड की जगह क्या लगा सकते हैं, यूज्ड टू। तो इस तरीके से यूज्ड टू लगा करके भी हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ और जो एग्जांपल्स हैं उसके माध्यम से अगर आपको बताते हैं कि किस तरीके से यूज्ड टू का उपयोग किया जाता है। माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल me stories at night, used to tell me stories कब, at the night। मेरी दादी माँ मुझे रात में कहानियाँ सुनाया करती थी। तो यूज्ड टू का आपने यहाँ पर ये भी यूज देख लिया कि सुनाया करती थी, या अगर मैंने पिछला सेंटेंस जो आपको बताया था यहाँ पर क्या रहा, मेरी दादी माँ मुझे रात में कहानियाँ सुनाया करती थी, और शी यूज्ड टू टॉक, शी यूज्ड टू टॉक नहीं वॉक, शी यूज्ड टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग, डेली इन द मॉर्निंग।
तो मैंने आपको बताया शी यूज्ड के साथ हमेशा टू आता रहेगा। तो वह नित्य सुबह टहला करती थी, तो यूज्ड टू, वह नित्य सुबह टहला करती थी। और माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज एट द नाइट, मेरी दादी माँ मुझे रात में कहानियाँ सुनाया करती थी। तो इस तरह से हमने यूज ऑफ यूज्ड टू को देख लिया है। इसके अलावा यहाँ पर हम देख लेंगे ऑट टू, क्या देख लेते हैं, ऑट टू। तो ऑट के साथ भी हमेशा क्या आता है, टू आता है। तो ऑट टू का यूज़ हम कर सकते हैं बेसिकली ऑब्लिगेशन के लिए, यानी कर्तव्य के लिए, जैसा मैंने पिछले सेंटेंस में आपको बताया था, ऑब्लिगेशन के लिए या कर्तव्य के लिए। इसके अलावा हम दे सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ के लिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ के लिए। ये इस बात को आप याद रखेंगे, पॉसिबिलिटीज़ हो लेकिन वो स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। तो दो जगह में इसका यूज कर सकते हैं। जैसा इसका एग्जांपल ऑब्लिगेशन के लिए अगर मैं बताऊं तो ऑब्लिगेशन के लिए अगर हम बताएंगे तो ऑब्लिगेशन के लिए वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स, वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। तो ये क्या हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया यूज ऑफ टू के अकॉर्डिंग। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज की बात करते तो आवर टीम ऑट टू विन, हमारी जो टीम है जीतना चाहिए, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग कि हाँ वही टीम जीतेगी जिसकी बात हो रही है। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज के रूप में यहाँ पर हमने इसका यूज देख लिया है। तो इस तरीके से हमने आज जो आपके ऑक्सिलरीज हैं उनको फिनिश किया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों संग शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ और ये सारे वीडियोस फ्री हैं। तो ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो ये आपका जो लाइक और आपका जो सब्सक्रिप्शन है ये मुझे उत्साह देगा कि मैं इस तरीके के वीडियो को बनाता रहूं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।